हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड आईपीओ के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इस आईपीओ की डिटेल के बारे में जानेंगे, कंपनी की डिटेल के बारे में जानेंगे, फिर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझेंगे, फिर कंपनी के वैल्यूएशंस को समझेंगे कि ये कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले सस्ती है या महंगी है। फिर हम इसका लेटेस्ट जीएमपी जानेंगे और लास्ट में हम इसमें देखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आईपीओ 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में ओपन रहने वाला है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड 85 टू 90 रुपीज़ पर शेयर है। इसका जो लोट साइज़ है वो है 165 शेयर्स का और इसकी जो टोटल इशू साइज़ है वो लगभग 200 करोड़ है, जिसमें से 160 करोड़ फ्रेश इशू है और 38 करोड़ ऑफर फॉर सेल रखा गया है। मतलब जो इसके एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे। अब हम इस आईपीओ की टाइमलाइन देखते हैं। 16 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 20 जनवरी को आईपीओ क्लोज होगा, 21 जनवरी को इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा और 22 जनवरी को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा और 22 जनवरी को ही यदि आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और इसकी लिस्टिंग डेट है 23 जनवरी। अब हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। लगभग 22 साल कंपनी को हो चुके हैं। स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड रेफ्रिजरेंट, इंडस्ट्रियल गैसेस एंड इसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनके सेलिंग के बिजनेस में इंगेज्ड है। कंपनी के 4 मेजर प्लांट्स हैं: खालापुर रायगढ़, गिलोथ अलवर, मानेसर गुड़गांव, पानेर रायगढ़। ठीक है। कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो है डीबल्किंग। डीबल्किंग होता है दोस्तों कि गैस जो है उसको रिफाइन करना, उसको प्योर करना। ठीक है। और ब्लेंडिंग होता है कि जैसे 2-3 गैस जो होती हैं उनको मिक्स करके जो मिक्स करने का प्रोसेस होता है उसे ब्लेंडिंग कहते हैं। और रेफ्रिजरेंट एंड इंडस्ट्रियल गैसेस का प्रोसेसिंग ये करती है। और सेलिंग ऑफ प्री फिल्ड कैन्स एंड स्मॉल सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स, मतलब ये स्मॉल सिलेंडर्स एंड कैन्स में भी गैस को फिल करके बेचने का काम करती है। और स्टेलिन इंडिया का जो प्रोडक्ट है गैस, वो वेरियस इंडस्ट्रीज़ को भी ये बेचते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रे फॉर्म, ग्लास बॉटल मेकिंग एंड एरोसोल प्रोडक्शन। इन सभी कंपनीज़ में स्टेलिन इंडिया अपने प्रोडक्ट को बेचती है। मतलब इसका मेजर बिजनेस B2B है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझते हैं। 2022 में 98 करोड़ इसके एसेट था, जो कि 2024 में 235 करोड़ हो गया है। ठीक है। इसका जो रेवेन्यू था 186 करोड़ से 2023 में 226 करोड़ हुआ, 2024 में 236 करोड़ हुआ। मतलब 23 से 24 में रेवेन्यू में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इसका जो एसेट है उसमें आप देखिए लगभग 80 करोड़ की इसमें बढ़ोतरी हुई है। और 2024 से 2025 में जो इसका रेवेन्यू है वो 148 करोड़ हुआ है। ये जो FY25 का जो डेटा दिया हुआ है ये सिर्फ 2 क्वार्टर का डेटा है। अब इसके रेवेन्यू 2 क्वार्टर में 141 करोड़ है, तो इसको लगभग देखें तो फुल ईयर में 280 करोड़ के आसपास रहेगा। लेकिन दोस्तों यदि हम ध्यान दें तो ये जो कंपनी है वो रेफ्रिजरेंट के बिज़नेस में है और हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट जो होता है वो फ्रिज, एसी, इन सभी में यूज़ आता है और इन सब प्रोडक्ट का यूज़ फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में ही होता है। मतलब जो सितंबर अक्टूबर तक का जो महीना होता है उसी में ही इन सभी का यूज़ होता है। जो बाद के 2 क्वार्टर हैं उनमें इतना यूज़ नहीं आता है, तो इसका जो रेवेन्यू है वो ज़रूरी नहीं है कि अगले 2 क्वार्टर में डबल हो जाएगा। इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 2022 में 21 करोड़ है, 2023 में 9.7 करोड़ हुआ। यहाँ पे आप डिप देखिए, मतलब आधे से भी कम हो गया। फिर 2024 में 14.8 है, जो कि यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी है। फिर 2 क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2025 के 2 क्वार्टर में 16.57 करोड़ है। यहाँ पे भी इसकी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। यहाँ पे हम इसका पेट मार्जिन देखें, 2022 में 11.3 था, 2023 में कम होकर 4.3 हो गया और 2024 में 6.2 है। फिर फाइनेंशियल ईयर 2025 के 2 क्वार्टर में 11.7 है। मतलब ये वापस आ गया है अच्छे पेट मार्जिन पे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी डिप था।
नेटवर्थ 60 करोड़ से 134 करोड़ हो गई है, काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी बोरोइंग है वो 1.97 करोड़ 2022 में थी और 2024 में 81 करोड़ इसकी बोरोइंग है। बोरोइंग इसकी काफ़ी बड़ी है बोरोइंग, लेकिन इसके एसेट के हिसाब से और इसके प्रॉफिट के हिसाब से बोरोइंग इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं। ROE 12.54 है, ROC 13.96 है, ये भी मतलब अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं। ठीक है, डेट पर इक्विटी 0.55 है, क्योंकि इसके जो एसेट है वो काफ़ी अच्छे हैं इसलिए ये कम ही है। रेट ऑन नेटवर्थ 12.54 है, काफ़ी अच्छा है। पेड मार्जिन 6.26 है, मतलब सही है। और फाइनेंशियल 2025 में 11 के लगभग आ रहा है, तो अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.69 है, मतलब ये इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, मतलब एवरेज है। अब हम यहाँ पे इसके पीयर्स से कंपैरिजन करें तो आप देखिए कि इसके 3 पीयर्स दिए हुए हैं, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, SRF लिमिटेड, गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। SRF लिमिटेड तो काफ़ी बड़ी कंपनी है इस सेक्टर में। अब हम यहाँ पी का कंपैरिजन देखें तो नवीन फ्लोरिन का जो पी है वो 70.82 है, SRF का 49.3 है और गुजरात फ्लोरोकेमिकल का 108.36 है। मतलब इनके मुकाबले स्टेलिन इंडिया का काफ़ी अच्छा पी है, मतलब वैल्यूएशन इसकी काफ़ी कम है। इस हिसाब से हमें लिस्टिंग गेन होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अब हम स्टेलिन इंडिया का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो इसका अभी GMP चला हुआ है 48 रुपीज़ चला हुआ है 90 रुपये की IPO की प्राइस पे, जो कि 53.33% होता है, मतलब काफ़ी अच्छा GMP चला हुआ है। इसकी डिमांड ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी है। इससे हमें जो लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं वो 7,920 रुपये के लगभग है। ठीक है दोस्तों, ये जो GMP है ये एक सिर्फ अनुमान होता है, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको लिस्टिंग डे के दिन इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, मतलब इतना भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या इस IPO को अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये IPO लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा है, क्योंकि जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है और इसका जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी इतने ख़राब नहीं है, मतलब अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। मतलब FY25 में तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस IPO को सब्सक्राइब करूँगा, लेकिन मेरे डिसीज़न पर आपका डिसीज़न डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही अपना डिसीज़न लें। मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही अप्लाई करने की, ना ही अवॉइड करने की। आपको अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करना है, आपका पैसा है, आपका रिस्क है। मैंने इस वीडियो में आपको सभी फैक्टर बता दिए हैं, आप अपना असेसमेंट करके डिसाइड कर सकते हैं IPO अप्लाई करना है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप इस IPO में अप्लाई कर रहे हैं या IPO को अवॉइड कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में कर रहे हैं। तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।